दोस्तों साल था 1988। अमृतसर की एक तपती दोपहरी में हवा का हर एक झोंका खौफ लेकर आ रहा था। सिखों के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ सिक्योरिटी एजेंसीज का सख्त घेरा था। मंदिर के अंदर एडवांस वेपन्स के साथ उग्रवादी मोर्चा संभाले बैठे थे। हालात बिल्कुल 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे बनते जा रहे थे। वही तनाव, वही बारूद की बदबू। देश की सांसें थमी हुई थी कि क्या एक बार फिर आस्था के इस मंदिर पर गोलियां चलेंगी? क्या फिर से इतिहास का वो काला पन्ना दोहराया जाएगा? इसी बीच सिक्योरिटी एजेंसी के कैंप में कमांड संभाल रहा एक बेहद लंबा, रोबीली मूंछों वाला शख्स आगे आता है। उसकी आंखों में न तो कोई घबराहट थी, न जल्दबाजी। उसने एक ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार की जो इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में मिसाल बनने वाली थी। उसने सेना को सीधे अंदर भेजने की बजाय पूरे प्रेमिसेस की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी और स्नाइपर्स ऊंची जगहों पर तैनात कर दिए। उसने मीडिया को लाइव कवरेज की इजाजत दी ताकि दुनिया देख सके कि अंदर हो क्या रहा है। बिना मंदिर की मेन इमारत को नुकसान पहुंचाए, बिना कोई खून खराबा किए उग्रवादियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। जब ये लोग हाथ उठाकर बाहर निकले तो देश ने राहत की सांस ली। इस बेहद कामयाब मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक थंडर। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे जो मास्टरमाइंड था, जिसने अपनी सूझबूझ से पंजाब को एक और बड़े जख्म से बचा लिया, दुनिया उन्हें कंवरपाल सिंह गिल यानी केपीएस गिल के नाम से जानती है। दोस्तों वो एक ऐसा दौर था जब मौत पंजाब की सड़कों पर घूमती थी। एक ऐसा दौर जब पंजाब और कश्मीर एक साथ जल रहे थे। ऐसे में पंजाब के एक ऑफिसर ने न सिर्फ पंजाब को सालों तक खालिस्तान के आतंक से आज़ाद करा दिया, बल्कि उसको जड़ से भी मिटा दिया। पर बहुत सारे लोगों की आपत्ति यह है कि आज एक ऐसी फिल्म आई है जिसने उसी एक शख्स को एक ऐसे तरीके से दिखाया है जिसके बाद से लोग उनके ऊपर सवाल उठाने लगे। वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्हें इंडियन हिस्ट्री की एबीसीडी भी नहीं पता। आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों केपीएस गिल साहब जब 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब के पुलिस डीजीपी बनकर आए, तब पंजाब की स्थिति नॉर्मल नहीं थी। इंसर्जेंसी अपने चरम पर थी। आए दिन बसों से उतार कर लोगों को मार दिया जाता था, नेताओं की हत्या हो रही थी और खौफ का आलम यह था कि पुलिस वाले खुद शाम के बाद वर्दी पहनने से डरते थे। उग्रवादियों ने पुलिसकर्मियों के परिवारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। ऐसे माहौल में जब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतरा रहा था, केपीएस गिल ने कमान संभाली। उनके सुपर कॉप बनने की कहानी यहीं से शुरू होती है दोस्तों। उन्होंने पंजाब पुलिस के टूटे हुए हौसले को दोबारा खड़े करते हुए गोली का जवाब गोली से देने का फैसला किया। केपीएस गिल जानते थे कि इस लड़ाई को बंद कमरों में बैठकर नहीं जीता जा सकता। उन्होंने सबसे पहले डरी हुई पंजाब पुलिस का मनोबल उठाने का जिम्मा लिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि अगर उग्रवादी तुम्हारे परिवारों को छुएंगे तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अपने लोगों को यकीन दिलाने के लिए खुद केपीएस गिल साहब ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां छोड़ दी और खुली जीप में बैठकर पंजाब के सबसे सेंसिटिव और अफेक्टेड इलाकों का दौरा करने लगे। ये उग्रवादियों को सीधा मैसेज था कि स्टेट का कानून अभी जिंदा है। उन्होंने बुलेट फॉर बुलेट, गोली का जवाब गोली की नीति अपनाई। लोकल लेवल पर इंटेलिजेंस नेटवर्क को इतना मजबूत किया उन्होंने कि उग्रवादियों के छिपने के ठिकाने खत्म होने लगे। नतीजा ये हुआ कि पंजाब कभी बारूद की ढेर पर बैठा था, वहां धीरे धीरे शांति लौटने लगी और सालों बाद फिर से डेमोक्रेटिक चुनाव करा पाना संभव हुआ। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी दोस्तों, इससे कई ज्यादा थी जो अब हम आपको बताएंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से खालिस्तान का नेटवर्क पंजाब से पूरी तरह खत्म हो गया था। इंदिरा गांधी जी के जाने के बाद पॉलिटिकल हालात ऐसे बने कि केपीएस गिल साहब को अपने पद से हटा दिया गया। 90 के दशक की शुरुआत में जब गिल साहब दोबारा पंजाब के डीजीपी बनकर लौटे तो उग्रवादियों ने एक नया और खतरनाक पैंतरा शुरू किया। वो पुलिस वालों के परिवारों को उनके घरों में घुसकर मारने लगे थे। पुलिस महकमे में भारी डर का माहौल था और कई अधिकारी बुलेट प्रूफ गाड़ियों से बाहर ही नहीं निकलते थे। पुलिस का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था, जिसे वापस लाना बहुत जरूरी था। केपीएस गिल ने इस डर को मिटाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी गैराज में खड़ी करवाई और पंजाब के सबसे खतरनाक माने जाने वाले तरन तारण और माझा जैसे हॉटस्पॉट्स में एक खुली जीप में बैठकर दौरा करना शुरू कर दिया। उनके साथ भारी सुरक्षा जरूर थी, लेकिन एक ऐसे इलाके में जहां पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमले होते थे, वहां राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी का खुली जीप में घूमना उग्रवादियों के लिए सीधा चैलेंज था। इस एक कदम ने पंजाब पुलिस के अंदर ऐसा जोश भरा कि जो पुलिस बैकफुट पर थी उसने फ्रंट फुट पर आकर इंसर्जेंसी की कमर तोड़ दी। केपीएस गिल की कहानी का ये एक छोटा सा भाग था दोस्तों। केपीएस गिल साहब उस दौर में पंजाब गए जब पूरा पंजाब मिलिटेंसी के नीचे लगा हुआ था। हथियार, तलवारें और बंदूकें आम थी। पुलिस में डर भरा गया था। ऐसे में कई ऐसे फैसले लेने होते हैं जो आमतौर पर एक आम पुलिस वाला या अधिकारी नहीं लेगा, क्योंकि हालात ही आम नहीं होते। आज केपीएस गिल साहब को जिन लोगों ने एक फिल्म के बाद जज करना शुरू कर दिया है, उन्हें यह समझना होगा कि सिर्फ वही थे जिनकी वजह से आज पंजाब भारत का हिस्सा है। When I was sent to Punjab, 91 नवंबर में for my second tenure there, तो मुझे कहा था कि आप इलेक्शंस करवा दीजिए और उसके बाद आपको वापस यहाँ, आई वॉज देन डीजी सीआरपीएफ। तो पोस्टिंग की ड्यूरेशन 3-4 महीने की बताई गई थी।
और अब वो 3-4 महीने स्ट्रेच करके 3-4 साल होने वाले हैं। आई एम स्टिल देयर। जो भी आदमी है, एनी लिविंग क्रीचर, उसके ऊपर वो तलवार तो हमेशा ही लटकी हुई है, कब किस टाइम पे कैसे मौत आ जाएगी। और गालिब का है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, तो व्हाई शुड वन वरी अबाउट डेथ। पंजाब आने से पहले केपीएस गिल साहब असम में तैनात थे। वहां उस दौरान असम आंदोलन अपने चरम पर था और आंदोलनकारियों ने पूरे राज्य की नाकाबंदी कर दी थी। देश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि असम से बाकी भारत को होने वाली तेल और डिफरेंट एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई पूरी तरह ठप हो चुकी थी। रेलवे ट्रैक और तेल रिफाइनरीज को चारों तरफ से प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक करके रखा था। केंद्र सरकार बेबस नजर आ रही थी क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी थी। तब कमान केपीएस गिल साहब को सौंपी गई। गिल साहब बिना किसी हिचकिचाहट के खुद फील्ड पर उतरे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सख्त चेतावनी दी और जब वे नहीं हटे तो गिल ने बिना किसी राजनीतिक दबाव के परवाह किए रातों रात रेलवे ट्रैकों को पूरी तरह खाली करा दिया। उन्होंने भारी पुलिस बल का इस्तेमाल करके नाकाबंदी को इस कदर डैमेज किया कि कुछ ही घंटों के अंदर रुकी हुई ट्रेनें फिर से दौड़ने लगी और देश की लाइफलाइन बहाल हो गई। इस वाकये ने दिल्ली के गलियारों में यह साफ कर दिया कि यह अधिकारी किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं। आइदर और सिचुएशन है, या तो टेररिज्म है या नहीं है। ये कहना कि साहब इस साल 150 आदमी मारे गए और लास्ट टाइम 200 मारे थे, इसलिए इम्प्रूवमेंट। उसी दौरान असम के उग्रवादी संगठनों ने अपनी फंडिंग के लिए वहां के बड़े बड़े कारोबारियों और राइस मिलर्स यानी चावल मिल के मालिकों को किडनैप करना और उनसे भारी फिरौती वसूलना शुरू कर दिया। व्यापारियों में इतना खौफ था कि वो पुलिस के पास जाने की बजाय चुपचाप पैसे दे देते। एक बार उग्रवादियों ने एक बहुत बड़े और रसूखदार राइस मिलर को किडनैप किया। व्यापारी के परिवार ने डर के मारे पुलिस को नहीं बताया और उग्रवादियों को फिरौती की रकम देने की तैयारी कर ली। केपीएस गिल को अपने इंटेलिजेंस सिस्टम से इस बात की भनक लग गई। उन्होंने परिवार को पैसे देने से साफ मना कर दिया। जब परिवार ने कहा कि अगर नहीं दिए पैसे तो उनके आदमी की जान चली जाएगी, तो गिल ने खुद उग्रवादियों के एक लोकल कमांडर को सीधे फोन मिलाया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने एक मैसेज भिजवाया था। बेहद शांत और ठंडे लहजे में गिल साहब ने उनसे कहा कि तुमने जिस आदमी को उठाया है उसे अगले 24 घंटे में सही सलामत छोड़ दो। अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हारी पूरी लीडरशिप का वो हश्र करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब फैसला तुम्हारा है। केपीएस गिल का खौफ ऐसा था कि इंसर्जेंसी संगठन ने बिना 1 रुपया लिए उस व्यापारी को अगले दिन चुपचाप एक चौराहे पर छोड़ दिया। बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ अपने नाम के ऑरा से उन्होंने उग्रवादियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। You have to evolve different strategies for different areas, and that is what we have been able to do. All the officers who are working with me have learned the habit of thinking about the problem and tackling it, dealing with it. दोस्तों फिर आया साल 1993 जब इंडियन एयरलाइंस के एक विमान को दिल्ली से मद्रास जाते समय हवा में ही हाईजैक कर लिया गया। हाईजैकर्स ने प्लेन को पाकिस्तान ले जाने की मांग की, लेकिन फ्यूल कम होने के कारण पायलट को फ्लाइट को अमृतसर और बाद में अमृतसर में क्लियरेंस न मिलने पर चंडीगढ़ लैंड कराना पड़ा। हाईजैकर्स का दावा था कि उनके पास एक्सप्लोजिव है और वो पूरे विमान को उड़ा सकते हैं। केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय तुरंत नेगोशिएशन के मोड में आ गए। दिल्ली से कमांडोज भेजने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन चंडीगढ़ के रनवे पर प्लेन के लैंड होते ही केपीएस गिल खुद पूरी कमान अपने हाथ में ले चुकी थी। वो जानते थे कि बातचीत को लंबा खींचने से हाईजैकर्स का हौसला बढ़ेगा। गिल ने दिल्ली से आने वाले ऑर्डर्स का इंतजार नहीं किया। उन्होंने खुद को एक आम नागरिक या अधिकारी के रूप में पेश करने का नाटक किया और हाईजैकर्स को बातचीत के बहाने उलझाया। जैसे ही मौका मिला गिल के इशारे पर पंजाब पुलिस के कमांडोज विमान के पिछले हिस्से के अंदर घुस गए। इससे पहले कि हाईजैकर्स कुछ समझ पाता, वो बटन दबा पाता, कमांडो ने उसे वहीं ढेर कर दिया। बिना किसी पैसेंजर को खरोच आए गिल ने चंद मिनटों में पूरा हाईजैक का ड्रामा खत्म कर दिया। दोस्तों ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि एक रियलिटी थी। दोस्तों आज की जनरेशन में बहुत कम लोगों को पता होगा कि साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए केपीएस गिल साहब को चुना गया था। मई 2002 में पंजाब के फॉर्मर सुपर कॉप केपीएस गिल साहब को तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया था। उस टाइम तक गिल साहब के पास पंजाब में आतंकवाद को खत्म करने का एक बड़ा एक्सपीरियंस था। गुजरात पहुंचने के बाद उन्होंने कंडीशन को काबू में करने के लिए कई सारी स्ट्रैटेजीज अपनाई। सबसे पहले केपीएस गिल ने महसूस किया कि दंगों के दौरान लोकल पुलिस का मोटिवेशन टूट चुका था और कुछ हद तक कानून व्यवस्था में ढील आ गई थी। उन्होंने तुरंत पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग्स की और साफ मैसेज दिया कि पुलिस को किसी भी पॉलिटिकल या कम्युनल दबाव से अलग होकर पूरी न्यूट्रलिटी से काम करना होगा। उन्होंने उपद्रवियों से निपटने के लिए फील्ड अधिकारियों को खुली छूट दी। इसका नतीजा उस राइट को कंट्रोल करने में दिखने लगा। अहमदाबाद और वडोदरा जैसे बेहद सेंसिटिव इलाकों में वायलेंस रोकने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ और बाकी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती को स्ट्रीमलाइन किया। उन्होंने दंगाइयों और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और बिना किसी भेदभाव के उपद्रवियों
आरोपियों की गिरफ्तारियां की गई। केपीएस गिल की सलाह पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बड़े फेरबदल किए गए। जो अधिकारी दंगों को रोकने में ढीले साबित हो रहे थे और जिनका रवैया सस्पिशियस था, उन्हें हटाकर उनकी जगह पर तेज तर्रार और न्यूट्रल आईपीएस अधिकारियों को कमान सौंपी गई। इससे पुलिस का ग्राउंड नेटवर्क और इंटेलिजेंस सिस्टम दोबारा एक्टिव हो गया। केपीएस गिल के अपॉइंटमेंट के कुछ ही हफ्तों के अंदर गुजरात में वायलेंट इंसिडेंट में भारी गिरावट आई और धीरे धीरे राज्य में शांति बहाल हो गई। उनके कड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रवैये और पुलिस के रीओरिएंटेशन ने स्थिति को नॉर्मल बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि केपीएस गिल वो पहले बड़े अधिकारी थे जिन्होंने पॉलिटिकल बयानबाजियों के बीच इस बात को भी रखा कि गुजरात पुलिस के अंदर कुछ भारी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस थे। उन्होंने उसको जैसे ही ठीक किया, पूरी कंडीशन नॉर्मल हो गई। पर दोस्तों, इतिहास कभी भी एक तरफा नहीं होता। केपीएस गिल का ये सख्त अंदाज उन्हें कंट्रोवर्सीज के घेरे में भी ले आया। उनकी कहानी में सपोर्टर्स और हेटर्स के दो बेहद कड़े पहलू हैं। उनके सपोर्टर्स का साफ कहना था कि पंजाब उस वक्त कैंसर की आखिरी स्टेज पर था, जहां केवल एक बड़ा ऑपरेशन ही जान बचा सकता था इस राज्य की। गिल ने वो बड़ा फैसला लिया और देश को टूटने से बचाया। उनका साफ कहना था कि आतंकियों, उग्रवादियों के साथ वही करना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। इनफैक्ट एक इंटरव्यू के दौरान उन्हें कश्मीर के बारे में जब पूछा गया, उनसे पूछा गया कि कश्मीर से अब क्या फोर्सेस को हटा लेना चाहिए या उनको वहां पर कम कर देना चाहिए, उनकी संख्या कम कर देनी चाहिए क्योंकि अब आतंकवादियों की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आई है। इसका जवाब उन्होंने क्या दिया, आप इस वीडियो में सुनिए। आप ट्रुप्स विड्रॉल के फेवर में तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि और ट्रूप्स भेजिए। जब तक इंसिडेंट्स ख़त्म नहीं होते हैं और सभी जितने भी टेररिस्ट हैं जिन्होंने अमेरिका, यूरोप में कुछ किया है, उनका जो निशानात हैं वो पाकिस्तान में मिलेंगे, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से जुड़े। इट इज़ द मदर ऑफ ऑल टेररिज्म। इतने बड़े पद पर बैठा अधिकारी बिना किसी लाग लपेट के जो सोचता है वो बोल देता है, ये दर्शाता है उस व्यक्ति की इंटरनल क्लैरिटी को। पर वहीं पर दूसरा पक्ष उनके हेटर्स का और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का है कि भाई आतंकवाद को, उग्रवाद को कुचलने की इस मुहिम में कानून की सीमाएं लांघी गई। कई बेगुनाह लोग भी इस सिस्टम की चपेट में आए, फर्जी मुठभेड़ों के आरोप लगे और पुलिस को असीमित शक्तियां दे दी गई। लेकिन इसके बाद भी रिजल्ट तो आया दोस्तों। खैर, केपीएस गिल साहब जब असम में तैनात थे तब एक वायलेंट प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस कार्रवाई में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। केपीएस गिल पर सीधा आरोप लगा कि उन्होंने खुद उस प्रदर्शनकारी को लात मारा और मौत के घाट उतार दिया। उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, उन्हें एक क्रूअल अधिकारी के रूप में कटघरे में खड़ा किया गया। केपीएस गिल ने इस कानूनी लड़ाई का डटकर सामना किया। मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक गया। अदालत ने गवाहों और सबूतों की गहराई से जांच करने के बाद पाया कि गिल पर लगाए गए आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड और झूठे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें पूरी तरह बरी कर दिया, जिससे उनके हेटर्स का मुंह भी बंद हो गया। अब जब ये फिल्म आई है दोस्तों, यानी सतलुज, जिसके बाद से ये चर्चा और ज्यादा हो रही है। फिल्म के अंदर भी जिस तरह से केपीएस गिल पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने पुलिस की ताकत का गलत फायदा उठाया, उनका हमेशा से कहना था कि असाधारण परिस्थितियों में असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं। गिल ने नेशनल और इंटरनेशनल स्टेजेस पर लॉजिक्स के साथ ये साबित किया है कि पंजाब में जो कुछ भी किया गया वो देश की अखंडता को बनाए रखने और पाकिस्तान सपोर्टेड यानी समर्थित प्रॉक्सी वॉर को हराने के लिए जरूरी था। उन्होंने साफ कहा कि अगर पुलिस सख्त कदम नहीं उठाती तो पंजाब भारत के हाथ से निकल जाता। इतिहास ने फाइनली ये माना कि उनके कड़े फैसलों के कारण ही पंजाब में दोबारा शांति और डेमोक्रेसी की बहाली हो सकी। दोस्तों, कंट्रोवर्सी अपनी जगह है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि केपीएस गिल ने अपनी जान हथेली पर रखकर भारत की अखंडता की रक्षा की थी। एक ऐसा दौर जब पंजाब में तिरंगा फहराना मौत को दावत देने जैसा था, वहां उन्होंने फिर से अमन चैन बहाल करवाया। वे सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहे। रिटायर होने के बाद भी जब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बढ़ा या श्रीलंका में इंसर्जेंसी विरोधी स्ट्रैटेजीज की जरूरत पड़ी तो सरकार ने केपीएस गिल के तजुर्बे पर ही भरोसा किया। केपीएस गिल इतिहास के उन चुनिंदा किरदारों में से हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो एक ऐसे हीरो थे जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी इमेज की परवाह नहीं की और इंसर्जेंसी के उस सबसे काले दौर में भारत के लिए एक मजबूत ढाल बनकर खड़े रहे। क्या आपको इनकी कहानी पता है? क्या आपने इनके बारे में पढ़ा है? क्या आप इनके बारे में जानते हैं? जो भी आपकी ओपिनियन है, जो भी आपकी रीडिंग है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से सतलुज फिल्म में दिखाया गया, क्या आप वो फिल्म देख पाए जब वो 2 दिन के लिए ओटीटी पर थी? क्या आपको मौका मिला देखने का? उसको देखकर आपकी क्या ओपिनियन है, क्या फीडबैक है, कमेंट करके जरूर बताना। और केपीएस गिल साहब की ये स्टोरी अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाना। इसे जरूर शेयर करना इस वीडियो अपने हर एक दोस्त, हर एक परिवार वालों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।